ओके, मेरी सॉरी, मेरा फोन। स्लाइड दिख रही है सबको? यस मैम। एक मिनट, मेरा फोन दूसरे कमरे में रह गया, जस्ट 1 मिनट, मुझे लेकर आना है, ठीक है? मिल गया पीछे ही है, 1 सेकंड मुझे इससे लॉग इन करने दो, तो मुझे आपकी चैट नहीं दिखेगी। ओके, थैंक यू। चलो जी, ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है? चलो आज इसको पढ़ते हैं। सो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबको स्क्रीन दिख रही है? ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ? यस मैम। यस तो आज इसमें हम लोग किस पे फोकस करेंगे? हम लोग फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो आपको प्लांट्स में भी मिलेगी और लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स को कवर करने की कोशिश करें। क्यों? एक तो वो इजी होते हैं, उससे क्वेश्चन सीधे एग्जांपल से आ जाएंगे। प्लांट वाले पार्ट में जब हमारा थोड़ा फ्लो बन जाएगा फिर प्लांट करेंगे। ओके, ज्यादा क्वेश्चन प्लांट से आने के चांसेस है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हम लिखते हैं प्लांट्स, साथ साथ नोट्स बना लेना। एक में इसको लिखते हैं प्लांट्स, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन बाद में लेके नोट्स बनाओगे ना, टाइम वेस्टेज है। क्लास में बना लो, मैं भी तो लिख ही रही हूँ। और दूसरा है हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं? क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से पढ़ेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मुझे बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम कौन सा था? किंगडम मोनेरा। तो हम मोनीरा के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, इसमें कैसे होता है। फिर आता है प्रोटिस्टा, और फिर कौन सा आता है? फंजाई। इनको पढ़ेंगे, ठीक है जी? और हम लोअर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में भी लोअर ऑर्गेनिजम्स थे ना, उन्हें पढ़ेंगे, जैसे कि पॉरीफेरा एंड ऑल, ठीक है जी? तो क्लियर है सबको आज का ऑब्जेक्टिव? यस मैम। क्लास का रूल याद है? यो मैम। जी, यस। और जैसी अगर मैं ट्रेन चला दूं तो मुझे बता देना है कि मैम ट्रेन चल गई है, धीरे हो जाओ, है ना? चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज अ लाइफ स्पैन? बेटा लाइफ स्पैन क्या होता है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। It's the period of birth to Period death. from death, birth to death. ओके, तो बर्थ से लेकर डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं, तो डेफिनेशन ही होगी। समझते क्या उससे? कि पीरियड का कौन क्या सा मतलब है? बंदा कितने साल जिया है। ओके, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने साल जिया है, उसको लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेशन थी, यानी तुम पढ़ के आए हो आज, है ना? इसलिए तुमको इतनी लाइन पता है। सो द पीरियड Yes, फ्रॉम ma'am. बर्थ, इसमें एक वर्ड ऐड करना, टू द नेचुरल डेथ। डेथ नहीं, नेचुरल डेथ। डेथ किसी ऑर्गेनिजम्स की एक्सीडेंट से भी हो सकती है, राइट? एक्सीडेंटली भी तो डेथ हो सकती है ना, तो वो हम उसका लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे, ठीक है? लाइफ स्पैन हम नेचुरली कहते हैं कि नेचर में वो बॉर्न हुआ और नेचुरल तरीके से उसकी डेथ होगी। अनटाइमली डेथ हुई है तो वो उसका हम एक्चुअल में लाइफ स्पैन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो नेचुरल डेथ इसमें इसका कैची वर्ड है, मैंने कहा था ना कैची वर्ड याद रखने। ओके जी, डन। यस मैम। नाउ दूसरा यो पॉइंट है, मैम। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या होता है? अमर। अमर। हाँ, अमर मतलब नेवर जो डाइज। कभी नहीं मरता। हाँ, जो कभी नहीं मरता। तो मुझे बताओ, हैरी पॉटर देखी है किसी ने? यस मैम, थोड़ी देखी है। फिर देखी क्यों है तूने? है थोड़ी कौन देखता है, बाकियों ने नहीं देखी? नो मैम। नो मैम। बेटा हम दोस्त नहीं बन सकते, हम दोस्त नहीं बन सकते। कैसी बातें करो, तुमने हैरी पॉटर नहीं देखी? अब हम कैसे बहुत सारे लेक्चर दिल दुखा दे तुमने मेरे। आज की जनरेशन हैरी पॉटर नहीं देखती। हैरी पॉटर में एक वोल्डेमॉर्ट नाम का प्राणी होता है जो चाहता था कि वो अमर हो जाए, किंतु वो हो नहीं पाता क्योंकि नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि कोई इमॉर्टल नहीं होगा।
मैं ये बोलने वाली थी पर इसका सेंस नहीं बनेगा क्योंकि तुमने हैरी पॉटर नहीं देखी, तुमने मेरा दिल दुखाया। कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में जहां पर तुमको ये शब्द किसी भी एकेडमिक की बुक में जहां तुमको ये शब्द दिख जाए ना एक्सेप्ट, इसका मतलब है ये चीख चीख कर कह रहा है 4 मार्क्स ले जाओ, तो एक्सेप्ट वाले को डब्बा बना लो। उसके बाद जो भी लाइन लिखी है ना एक्सेप्शन के आगे, वो 4 नंबर की है, 4 नंबर की लाइन है पूरी, ठीक है जी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल्स हो सकते हैं, वो अमर है, बाकी सारे नहीं होंगे। अब ये कैसे हुआ, तो बना लेते हैं। ये एक्सेल दिख रहा है तुमको? Yes, ma'am. Yo, ma'am. पेरेंट बनाएंगे हम इसे। पेरेंट सेल ने डिसाइड किया आ जाओ भाई आज तो हम डिवाइड करेंगे। ये करेगा अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा, पूरा ऐसे कस के स्ट्रेच कर लिया इसने, ठीक है जी। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे ये 2 सेल में डिवाइड हो गया। अभी मैं मैन्युअली बना रही हूँ तो मेरा साइज का थोड़ा इसमें सेल का फर्क आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम है अगर देखो तो ये जो पेरेंट सेल है इसने डिवाइड होकर 2 सेल बनाए, इन दोनों सेल को हम बुला लेते हैं डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह नहीं दिखाई दे रहे, Yo, ma'am. ठीक है? Yo, ma'am. ये दोनों डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, पेरेंट सेल इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे मरा, डेथ हुई? No, ma'am. No. ये तो बस स्ट्रेच हुआ ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, मैं ले लेती हूँ, ये बैक्टीरिया रखा है मैंने, तो वो हमेशा एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है, तो वो कभी मरता नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? तुम्हारे आसपास बैक्टीरिया होंगे इस टाइम जो तुम देख नहीं सकते। वो बैक्टीरिया जब धरती पर पहला बैक्टीरिया आया था ना, उस बैक्टीरिया की डिवीजन से बने हैं ये, समझ रहे हो तुम? ये इतने पुराने हैं, इन्होंने पूरी धरती बनते हुए देखी होगी। सो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी मरता नहीं है, वो इमॉर्टल है। बाकी सब के सब मॉर्टल होते हैं, सबके सब कभी ना कभी मरते जरूर है। क्लियर? Yo, ma'am. Yo. Yo. यार देखो एक बात बोल दें, अब मेरे को बताओ, ये बैक्टीरिया बाहर घूम रहा है और इसने मौका देके वो मेरे मुंह में चला गया, मेरे पेट में चला गया, तो मेरे को कर दिया इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मैं क्या खाऊंगी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, तो ऐसी वाली बातें ना कोने में लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन आता है, वायरस को मारने के लिए यूज होती है? कभी नहीं। एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही चीज को मार सकती है, दैट इज अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली, सिर्फ बैक्टीरिया, और कोई इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकती है। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे हवा में नहीं बोली मैं, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करोगे वहां पर ही आएगा, यही लिख लो साइड में। तो मैंने एंटीबायोटिक खा ली, एंटीबायोटिक खाई तो बैक्टीरिया मर जाएगा? Yo, ma'am. बैक्टीरिया तो इमॉर्टल है, मर गया। बैक्टीरिया इमॉर्टल है नेचर में, लेकिन मैं उसको फोर्सफुली मार सकती हूँ। तो लाइन क्या बनती है? देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नेचर में उनकी कोई डेथ नहीं है, लेकिन अगर हम उनको इंटेंशनली पकड़ के पीट देंगे तो फिर वो क्या कर लेंगे ना, तो नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी। क्लियर? Yo, ma'am. अच्छा, अब देखो कभी तुमने जिराफ देखा है? Yes, ma'am. Yo, ma'am. सच्ची में देखा है? सच्ची मुच्ची में देखा है, कुछ पिक्चर में देखा है? No, ma'am. Zoo में देखा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जू में जिराफ है? पहले तो नहीं था। मैम था, यहाँ देखा था। मेरा पहले तुम्हारे पहले में फर्क होगा ना, मैं तो काफी ओल्ड हूँ, Yes, ma'am. है ना? अकबर से बस 2-3 साल ही बड़ी हूँ मैं। तो अच्छा, मैंने यहाँ नहीं देखा था छतरपुर जू में, मैंने तो लखनऊ में देखा था। तो जिराफ को पास खड़े होकर देखा ना तो बहुत इंसल्ट फील होता है, वो बहुत लंबा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा था। देखो सही बात है, तो मैं थोड़ा पीछे Good जाके मैंने evening, उसको ma'am. देखा तो मुझे बहुत इंफीरियर सा फील हुआ। बेटा डरा क्यों रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तू जल्दी आ जाएगा, देर से क्यों आई है? एक्चुअली मैम मैं लेट हो गई थोड़ी सी। नहीं ये हमें पता है, हुई क्यों ये पूछा है। मैम रोटी बना रही थी। रोटी बना रही थी, भेजी तो तूने है नहीं, फायदा क्या मुझे। चल आ जाओ 2 खाने, रोटी मैं भेज, तो बोलती हूँ। मेरे को पोस्ट कर दियो 2 रोटी, है ना, मैं को एड्रेस भेजती हूँ। आगे सुन, ओके मैम। और तू लेट, ऐसे कोई लेट आया तो मुझे डराया मत करो इतनी जोर से। अच्छा सुनो, तो जिराफ की बात कर रही थी मैं। अब अगर जिराफ इतना बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 1000 करोड़ साल तक जिएगा क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी है। व्हाट अबाउट दैट आंट जो छोटी सी है पर उससे ज्यादा जी सकते हैं मे बी। व्हाट अबाउट द टोटोइस, टोटोइस बहुत सारे साल जीता है लेकिन इतना होता है, किसी किसी केस में थोड़ा बड़ा भी होता है।
तो ये कहना चाहते हैं कि किसी का बॉडी साइज ये डिफाइन नहीं करता वो कितने साल जिएगा, ठीक है जी, ये कभी बॉडी साइज डिफाइन नहीं करेगा। तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद द साइज। उसका साइज से उसके जीवन कितने साल का होगा ये डिसाइड नहीं होता। क्लियर? Yo-yo ma'am. यस मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब तू लेट आई है ना, तो फिर ये प्रेजेंटेशन भेजूंगी उससे लिख लियो। मेरे को बात बताओ, हाँ यो तो कर रहे हो, लाइफ स्पैन साइज से डिसाइड नहीं होता, फिर कौन डिसाइड करता है? शाहरुख खान? सेल्स ऑफ द बॉडी। सेल्स ऑफ द बॉडी, अच्छा ये कह रहा है सेल्स। और आंसर चाहिए मुझे सबसे। साहिल कहाँ चला गया? छुपा लिया तूने अपना मुंह है। बताओ भाई आंसर दो, क्या डिसाइड करता है लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? मैंने कहा ना आंसर चाहिए मुझे, मैंने ये नहीं बोला सही होना चाहिए। बोलो। हाँ दोबारा बोल बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही तो टाइप कर दे। जब तक मुझे कम से कम 6 आंसर नहीं मिलेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी आगे, सॉरी। ऐसा थोड़ी है। मैम उसका हैबिटेट भी। कहाँ वो रहता है? अच्छा और मैम उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक सेल से बना है, 2 सेल से बना है, या ऑर्गन से बना है, ऑर्गेनाइजेशन। गुड। और रिप्रोडक्शन। उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है? ईटिंग हैबिट्स इज लाइक न्यूट्रिशन, यस न्यूट्रिशन मैम। है ना। और आपने बोला रिप्रोडक्शन। प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस? उसके जीन्स में क्या है मतलब? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। चल तेरा मैं जीन वाले भी लिख लेती हूँ, तूने बोला है जब। जेनेटिक, हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है उसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जेनेटिक्स क्या है वो भी डिपेंड करती है, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, हु डिसाइड द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पीशी। स्पीशी की बात हो रही है। तो अगर मैं एक बना लूं छोटू सा लड़का, उसको अपन बुलाते हैं पिंटू। तो बेटा जी ये पिंटू है अकेला, इसको मैं बोलूंगी ये ऑर्गेनिज्म है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही गहरी है। तो पिंटू एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे पिंटू बना दूं, बहुत सारे लड़के लड़कियां ह्यूमन बींग्स एक साथ बना देती हूँ यहाँ पर, देखो ओके, कोई साइज में बड़ा है छोटा फर्क नहीं पड़ता, सब ह्यूमन है। तो सब एक साथ दिखूंगी ना, तो अब मैं इन्हें ऑर्गेनिज्म नहीं कहूंगी, अब मैं कहूंगी ये स्पीशीज है, होमोसेपियंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म छोटी टर्म है, आप एक की बात कर रहे हो, लेकिन स्पीशी में आप ज्यादा की बात करते हो। तो वो पूछ रहा है कि लाइफ स्पेन स्पीशी का कौन डिसाइड करता है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि एक इंसान का कैसे डिसाइड होगा। एक इंसान का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ह्यूमन स्पीशी का लाइफ स्पेन कौन डिसाइड कर रहा है वो ये पूछ रहा है। तो वो ये नहीं पूछ रहा इंडिया में बैठे इंडियंस का लाइफ स्पेन क्या है, वो कह रहा है पूरी धरती पे जितने इंसान है उनका लाइफ स्पेन कौन डिसाइड करता है। तो उनके सेल्स डिसाइड नहीं करते लाइफ स्पेन, ठीक है। सेल की एक एज होती है, उसके बाद वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एज किसने डिटरमाइन करी, ये क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट है ना, हैबिटेट कैसा है, किसी इंडिविजुअल का अलग होगा, किसी का कुछ और। लेकिन ह्यूमन में देखा गया है कि जनरली 82-85 ईयर्स तक जी जाते हैं नॉर्मली। इसके बाद देख रहे हैं आजकल ट्रेंड है कि इसके बाद जनरली डेथ हो जाती है। अब एक्सेप्शन होंगे इसके, लेकिन इंडिविजुअल की बात नहीं करनी, हमने स्पीशी में देखना है। तो मैक्सिमम ह्यूमन इस एज तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या खाना खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शन है, या उनकी जेनेटिक्स क्या है, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करता है। जैसे मान लो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो शायद 20 ईयर्स तक ही सर्वाइव करा, उसके बाद डाई कर दिया, लेकिन पूरा ह्यूमन स्पीशी थोड़ी डाई करेगी, वो तो सर्वाइव करेगी ना। तो लाइफ स्पैन किसी स्पीशी का कौन डिसाइड कर सकता है, इतनी बड़ी पावर कौन सी होती है नेचर में? बेसिकली नेचर ही है जो उसको डिसाइड कर पाएगी, और उसमें हम प्रोसेस का नाम बोलते हैं इवोल्यूशन। कि समय के साथ, अगर तुम देखो समय के साथ जब इन्वायरमेंट बदलता है, ठीक है, तो लोगों के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लो अगर अभी मैं खाने की कमी कर दूं, तो क्या ह्यूमन स्पीशी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी? Yo-yo यो ma'am. यो अगर मैम। अगर रहने की जगह ना हो, मोनो आधी से ज्यादा धरती पे बाढ़ आ जाए, तो ह्यूमन स्पीशी का सर्वाइव कर जाएगा? वो नुकसान होगा उन्हें? नो मैम। नो मैम। नुकसान होगा। अगर हाँ नुकसान होगा ना। तो किसी का लाइफ स्पेन डिपेंड करता है इवोल्यूशन के ऊपर, कि नेचर जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे लाइफ स्पेन भी स्पीशीज का बदलता जाता है, सालों में बढ़ता है, लाखों सालों में किसी के लाइफ स्पेन में फर्क पड़ता है। तो ये सब नेचर के हाथ में है, ठीक है, फॉर स्पीशी। क्लियर?
यो मैम। यो मैम। Yo-yo, ma'am. तो इतना पॉइंट लिख लो सारे। बेटा इतना पॉइंट लिख ले, ये जो मैंने येलो से ऊपर कवर कर दिया ना, इसको लिख ले, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, बाकी सब छोड़ो, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं। ऑलराइट, तो आप अपनी जगह सही बोल रहे थे, लेकिन स्पीशी लेवल पे हमने बात करी, तो अपनी गलती समझ आ गई। Yo-yo, यो ma'am. मैम। बहुत बढ़िया, यो चलिए आगे बढ़ते हैं। यो मैम। अब देखो ये है डेटा लर्न करने का, तो डेटा लर्न करना पड़ेगा बायो में कहीं कहीं पे। और डेटा लर्न करने के दो तरीके हैं, या तो इसको ईमानदारी से लिखो और याद कर लो, बहुत अच्छा तरीका है, याद हो जाता है। या फिर आप इसके साथ गेम खेल लो, कि जैसे 2 डेटा या 3 पॉइंट तू याद करके आएगी, 3 पॉइंट तू याद करके आएगा, 3 पॉइंट मैं याद करके आऊंगी, हम वाई 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 खेलेंगे। मैं तुझसे पूछूंगा, तू मुझसे पूछेगी। तो अब क्लास में काम करते हैं, गेम की तरह ट्राई करके देखते हैं इसको, ठीक है। यो मैम। अब ना यो कोई यो नाराज मत हो जाना कि तुम्हें नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है और अभी बहुत लेक्चर है, तो सबको मिलेगा होमवर्क का मौका। ओके, तो डोंट गेट लाइक, परेशान नहीं होना, आज हमारी टर्न नहीं आई। आओ भाई, बताओ जी, वरुण कुमार, आवाज आ रही यस मैम। है? वरुण कुमार, आपको कौन, यो वरुण ही नाम है तुम्हारा? यस सर। तो ये वरुण कुमार पे लड़की की आवाज क्यों आई थी बेटा? मैम एक कंफ्यूज, लड़की को तो बेटा वरुण कुमार पे क्यों आंसर कर रही है, कंफ्यूज कर रही है मैम को? क्या हो गया तुम लोगों को? आधों को मैं लड़का दिख रही हूँ, आधे लड़कों को लड़कियों की क्या कर रहे हो, कंफ्यूज करते हो? देखो वरुण, तुम याद करके आओगे कल रोज, राइस प्लांट और बनियान यानी बरगद के पेड़ का लाइफ स्पैन, ठीक है? नहीं याद करके आएगा? नहीं याद करके यो आएगा? यो हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज वंशिका, आवाज आ रही है? यस मैम। वंशिका, आप याद करके आओगे बनाना, डॉग एंड बटरफ्लाई, ठीक है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज साहिल, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. फ्रूट फ्लाई, पैरेट एंड क्रोकोडाइल का याद करके आएगा, ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज सात्विक, यो मैम। हॉर्स, टोटवाइस एंड क्रो याद करके आओगे, ठीक है? यो मैम। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे मत सोचना। अलका, यस मैम। अलका बेटी मेरी बुआ का नाम है, किसी दिन बुआ पे गुस्सा है ना, तुझे डांटूंगी। काऊ एंड एलिफेंट का याद करके आएगी, ठीक है? सबसे पहले तुझसे पूछूंगी। यस ठीक है जी। तो ये डेटा याद करके आएंगे, इसका मतलब ये नहीं बाकी याद नहीं करेंगे, तो हम ये वाइवा वाइवा खेलते रहेंगे। अब इसी डेटा के बेस पे ये शीट भर लोगे एनसीईआरटी की, यस Yo-yo, ma'am. इस पे क्वेश्चन आ जाता है, यो मैम। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है इस पे, ठीक है? अब मुझे 3 चीजों में फर्क बताओ, मोर्फोलॉजी किसको कहते हैं, फिनोटाइप क्या है, जेनेटिक क्या है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट दैट मीन 60 सेकेंड्स, ये टाइम स्टार्ट नाउ। चैट बॉक्स में कोई माइक ऑन करके मुझे डराएगा नहीं। मोर्फोलॉजी, फिनोटाइप और जेनेटिक का क्या मतलब है, तुमको जैसा आता है वैसा लिख दो, ओके? खबरदार किसी ने गूगल करके लिखा तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैम ऑनलाइन डंडे भेज देना। रुक तो जरा, तेरे मम्मी को फोन करके बताती हूँ। डंडे मम्मी फिर ऑफलाइन लगाएगी तेरे को, इधर आ चप्पल दे फाड़। तेरी, तेरे दोस्त मुझे फोन कर दे, बताओ क्लास में बैठी हूँ मैं। जल्दी जल्दी। हाँ जी, ओके जी, चलो जी, समझते हैं आपको क्या समझ में आता है इससे। ऑलराइट, कहाँ गया चैट बॉक्स? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ओके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। मोर्फोलॉजी का ऑलमोस्ट सबको मतलब पता है। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कैरेक्टर, अच्छा फिनोटाइप इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड हर्ष, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी तूने, कमाल कर दिया। ओके, अच्छा अलका जी ऐसा है, ठीक है बुआ जी, आप सही हम गलत। तो मोर्फोलॉजी क्या होता है, तुम सबको मैं दिखाई दे रही हूँ? चलो अब आंसर देना बंद करो, मैं दिखाई दे रही हूँ? Yo-yo, ma'am. मेरे पास कितनी आंखें, कितनी आंखें दिख रही है तुम्हें?
2. 2. अच्छा, श्योर हो? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. मैंने बाल बांध रखे हैं या खुले हैं, या सिर पे बाल ही नहीं है? बांध रखे। बांध रखे है ना। बांध गजनी गजनी तो नहीं हूं मैं। तो तुम मुझे देख के बता सकते हो जो फीचर, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल फीचर, किसी भी चीज के पत्ते को देख के उसकी शेप बता सकते हो, उसका कलर बता सकते हो, उसको एक्सटर्नल फीचर कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स ही होते हैं, पर अगर मैं नंबर में बात करूँ तो, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर इन टर्म्स ऑफ नंबर बोलूं मैं। जैसे कि इस क्लास में तुम्हें कितनी टीचर्स दिख रही हैं पढ़ाते हुए? 1. मैम 1. अरे तुमको दो नहीं दिख रही? No, ma'am. हाँ ठीक है ठीक है, एक ही है। कोई बच्चा कहता है यस मैम, मैं कहती है अब बता दूसरी कौन है, डरा क्यों रहा है? तो जब नंबर की बात करते हो तो आप उसको फिनोटाइप बोलते हो, तो वो भी एक्सटर्नल ही होता है, आप देख के बता सकते हो। लेकिन आप जब नंबर की बात करोगे तो फिनोटाइप वर्ड यूज करोगे, ये आप जनरली जेनेटिक्स में यूज करते हो। जेनेटिक अपने आप में मतलब है यू टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? टॉकिंग अबाउट या तो डीएनए DNA. या फिर आरएनए, दोनों, कुछ भी हो सकता है ना? क्लियर है टर्म्स? Yo-yo, Yo-yo. ma'am. Yo-yo, ma'am. बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्म, धीरे धीरे टर्म क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ू। Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. Yo-yo, ma'am. कितने बजे तक क्लास है? 9:30. 9:30 तक, ठीक है जी, अभी है समय। तो देखिए, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग बनना, लेकिन सिंगल पेरेंट के थ्रू। अगर दो पेरेंट यूज होते हैं उसमें, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ सिंगल पेरेंट यूज होता है, तो दिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही पेरेंट डिवाइड कर जाएगा, जो भी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक ही पेरेंट से दो बच्चों का जन्म होगा। ठीक है, क्लियर? तो सिंगल पेरेंट इज ए कैची वर्ड। नाउ इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, और आपको लोअर एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पॉलीफेरा। और ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे जनरली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी में देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, लंग्स अलग बैठे हैं, दिल अलग है खून को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं होते, उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, उनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होती। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मंकी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते नहीं दिखाई देंगे। क्लियर? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब जिससे क्वेश्चन आया है नीट का, वो ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, ये है मेरे ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है जी, ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, ये और ये रहा पेरेंट। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर है। 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर दिखते हैं, और ये 1 और 2 पेरेंट्स के साथ भी सिमिलर है, देखने में एकदम सेम लग रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये कहते हैं कि ये देखने में भी सेम है 1 और 2 अपने आप में, और पेरेंट के साथ, और जेनेटिकली भी सेम है, मतलब कि पेरेंट के पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है वही बच्चों के पास है, तीनों के पास सेम जेनेटिक मटेरियल है। तो जो मॉर्फोलॉजिकली, ये लाइन है, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उनको ऑफस्प्रिंग नहीं बुलाते, हम उन्हें बुलाते हैं क्लोन्स। तो मैं यहाँ से वर्ड ऑफस्प्रिंग हटा के क्लोन्स लिखूंगी, क्योंकि ऑफस्प्रिंग ना जरूरी नहीं है जेनेटिकली सिमिलर हो। जैसे कि तुम तुम्हारे पेरेंट के साथ, तुम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो, लेकिन तुम में कोई वेरिएशन तो है ना, थोड़ा डिफरेंट तो दिखते हो ना उनसे, तो हम वर्ड यूज करेंगे ऑफस्प्रिंग, लेकिन हम क्लोन्स नहीं है अपने पेरेंट्स के। जो क्लोन्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं पेरेंट्स के, और भाई बहन भी बिल्कुल सेम होते हैं, तो दिस विल नोन एज क्लोन। तो यहाँ मैं वर्ड डालूंगी क्लोन्स। सो क्लोन्स आर द वन विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। क्लियर? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है जी, ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये क्लियर? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके डन। नाउ अब एक खतरनाक सी पिक्चर दिख रही है, Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इसे देख के लग रहा है बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। Yo-yo, ma'am. तो बेटा जब Yo-yo. भी आप कोई हेल्प बुक खोलोगे ना, तो उसमें आपको खतरनाक पिक्चर दिखेगी, आपको ना उसको सिंपल कर लेना जो आपके यूज हो। आपको स्मार्ट बनना है, आपको सारी चीजों को यूज करना है अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो इसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज करेंगे? हम इसको सिंपल बना लेंगे। तो मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ बना रही हूँ, मेरे साथ बनाओ। अगली बार से तुम्हें अपने नोट्स में इसको खुद से बनाना है। मैं पहले लिखूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है,
और मैं किसकी बात करूंगी आज, एनिमल्स की, सिर्फ प्लांट्स में मैं गई नहीं, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लूंगी। ये शॉर्ट नोट्स है जो मुझे रिवाइज में काम आएंगे। मैंने आज क्या करना है, मैंने आज इनके टाइप्स करने, ठीक है जी, इतना लिख लिया। अब मैं स्टूडेंट हूँ तो पीछे जाके देखूंगी ना कितने टाइप्स है। अच्छा, मुझे सबसे पहला टाइप कौन सा दिख रहा है, क्या लिखा है, फ्यूजन। फिजन। तो मैंने अपना कॉपी में, अभी जैसे मुझे सात्विक दिख रहा है और तो मुझे इसका दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ कॉपी में ऊपर बनाऊंगी, यहाँ पे खुला खुला, और फिर नीचे इसको जगह छोड़ दूंगी। तो मैं यहीं पे जहाँ पे भी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी उस पेज पर और कुछ नहीं बनाऊंगी, उसे छोड़ के रखूंगी, क्योंकि फ्लो चार्ट तो बढ़ते रहते हैं। ठीक है सात्विक? यो मैम। तो मैं टाइप में सबसे पहले लिखूंगी फिजन, ये लिखा मैंने फिजन, अरे 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 अरे, ये मैंने लिखा फिजन, फिजन मैंने लिखा। और इसके नीचे मैंने पीछे जाकर देखा कि फिजन में आगे और डिवीजन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन, सही बात है यो मैम। बेटा। मैं पहले 2 लाइनें छोड़ूंगी, 2 लाइनें छोड़ूंगी, फिर बनाऊंगी दोबारा से। ये क्या लिखूंगी मैं, बाइनरी फिजन, मैं पूरा लिखूंगी, मैं छोटा लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखना। एक है मल्टीपल फिजन, और फिर 2 लाइनें छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे को वहां लिखने की स्पेस छोड़नी है। ओके, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, बडिंग। बडिंग। देखो फिजन तुमने जिस लाइन में भी लिखा है ना, उससे या तो अगली लाइन को नीचे रखो या अगली लाइन को ऊपर रखो, पर एक ही एंगल में मत रखना, ठीक है, नहीं तो नोट्स कट्ठे मट्ठे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड वाला बडिंग। समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? बडिंग के नीचे 2 लाइनें छोड़ दी मैंने आराम से। नेक्स्ट वाला क्या है, Simulation. बहुत बढ़िया, पर ये अलग लाइन में जाएगा। अब ये थोड़े थोड़े पैरेलल हो सकते हैं दूसरे से, पर इनमें फर्क है ना फिजन और बडिंग में। जिमुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, जिमुलेशन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ये तो सुना होगा फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, कहाँ है वो खाली पेपर? मैम रीजनरेशन भी फ्रेगमेंटेशन के साथ ही आ जाएगा ना? नहीं, फर्क है, छोटा सा माइनर सा फर्क है, ठीक है, अभी करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, यो मैम। अब देखो, जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इनके बीच में गैप आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का फर्क। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होते हैं? नो मैम। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, गैमेट मे और मे नॉट फॉर्म, गैमेट बन सकते हैं, गैमेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, और मे भी ना बने, लेकिन बनते हैं कुछ केसेस में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट ऑलवेज फॉर्म। ओके, तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क क्या है? अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी। इन दोनों में फर्क क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व, तो जो गैमेट बना भी रहा है वो एक ही पेरेंट बना रहा है, ठीक है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व। ओके, क्लियर? ठीक है जी, इसका फर्क कर लेते हो। और इसके नीचे ना 2-3 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि ये कभी ना कभी और भरने के लिए भी आएगा। नोट्स तो अपडेट होते हैं ना, तो जब भी ऐसे चार्ट्स बनाओ ना, उसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो। अब आती हूँ मैं, पीछे जा रही हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं वही जो 2 गैमेट की बात कर रही थी ना, 2 असेक्सुअल गैमेट्स मैं यहाँ बना रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट का क्वेश्चन आता है इनसे। एक तो फंगस में था, अगर फंगस पढ़ के आए हो आज तो तुमको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एक स्पोर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जू स्पोर। जू से तुमको याद आता है एनिमल्स, यस मैम। यो मैम। एनिमल्स जनरली मूव कर सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। यो मैम। तो तुम इससे याद रखना, एक तो एक लाइन छोड़ो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने की, 3 लाइनें छोड़ो, और उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो कि जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर्स वो जो मूव कर सकते हैं, और ये मूव कर सकते हैं क्यों? क्योंकि दे हैव फ्लैजिला, तो है फ्लैजिला। ये है नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन कि मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं। ये आपको पूछता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से कंबाइन करके, ठीक है। दूसरे स्पोर्स है, उनका नाम है कोनिडिया, फंजाई के स्पोर्स होते हैं, ये एमोटाइल होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते। तो जू स्पोर मोटाइल है, ये याद रखना है, हो जाएगा।
Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब इन सबके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे, ठीक है जी। चले फिर आगे। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. आओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जा रहे हैं हम फिजन में। सो इन दिस फिजन में क्या होता है, जो इतनी देर से तुम पढ़ रहे हो ना, ये डायग्राम, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो गया, उसके बाद 2 सेल बना दिए, दिस इज अ फिजन, ये फिजन ही है। सो फिजन में क्लोन फॉर्मेशन हुई, Yo-yo, ma'am. क्लोन्स बनते हैं, ठीक है जी। इसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा और मोनिरन्स। तो प्रोटिस्टेंस एंड मोनिरन्स का मतलब है प्रोटिस्टा और मोनिरा के मेंबर। तो मैं पीछे जाऊंगी भाग के, और मैं प्रोटिस्ट फिजन के नीचे लिखूंगी एग्जांपल में प्रोटिस्टा एंड मोनिरा। पहले मोनिरा फिर प्रोटिस्टा लिख लो, याद रहना इजी है। कि लिखो यहाँ, मोनिरा के मेंबर है और प्रोटिस्टा के मेंबर है। डन। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है। अब बाइनरी, अब फ्यूजन जो है 2 टाइप की है, बाइनरी और एक मल्टीपल फ्यूजन। देखो बाइनरी फ्यूजन इज आल्सो नोन एज जस्ट फ्यूजन। तो कहीं सिर्फ फ्यूजन लिखा हो ना, तो वो बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन की बात नहीं कर रहा। और कभी कभार इसको सिंपल फ्यूजन भी कह देते हैं किसी बुक में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही बात है। चलो अब बाइनरी फ्यूजन को पढ़ते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूर, बहुत काम आती है स्कूल में स्पेशली। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल। जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं अमीबा पैरामीशियम में, वो ही है, सेम चीज है बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल हम इसका पैरामीशियम यहाँ पढ़ेंगे। तो पीछे जाऊंगी मैं भाग के, और मैं यहाँ फिर से लिख दूंगी कि भाई बाइनरी फ्यूजन में एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। Yo-yo, ma'am. ओके गुंजन, Yeah. ठीक है। अब देखिए पैरामीशियम है ना, जब भी कोई डायग्राम मिले ना, उस डायग्राम की हर एक लेबलिंग को ध्यान से पढ़ा करो। उसमें तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी मिल जाता है, और उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। नीट भी आउट ऑफ सिलेबस ना तुम्हारे सिलेबस से ही निकालता है। वो कहीं ना कहीं उसने वो वर्ड मेंशन करा होता है, और वो अज्यूम करता है कि तुमने वो वर्ड पढ़ लिया होगा, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो तुमने डायग्राम बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो कैसे, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पास ना 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है उसके पास बड़े वाला न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो न्यूक्लियस। और एक उसके पास न्यूक्लियस होता है छोटू वाला, ये बड़ा छोटा सा, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दिख रहा है सबको? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे, न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इसके बाद 2 न्यूक्लियस है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है? उसका काम है टू कंट्रोल ऑल बॉडी फंक्शंस। तो इसकी बॉडी के क्या फंक्शन है? वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, खाने को छोटे पार्टिकल में तोड़ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फिर माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? माइक्रो न्यूक्लियस प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन इसमें किसी भी तरीके का पॉसिबल ही नहीं है अगर इसके पास माइक्रो न्यूक्लियस ना हो। तो अगर मैं निकाल लूं माइक्रो न्यूक्लियस और बोलूं बेटा बता, हो जाएगी इसके अंदर फ्यूजन? नहीं हो पाएगी, इसको जरूरत है माइक्रो न्यूक्लियस की। क्लियर? Yeah. Yo-yo. ये था हमारा आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट इसमें से। लेकिन अब वापस बाइनरी फ्यूजन पे आते हैं। तो ये तुम्हें पैरामीशियम दिख रहा है, देखो पहले इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, देखो दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होते दिख रहे हैं तुम्हें। Yo-yo, ma'am. Yo-yo. उसके बाद इसकी देखो एक ग्रूव सा बन गया है। अब ये पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है एंड अल्टीमेटली 2 पैरामीशियम्स यहाँ बन गए, करेक्ट। सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन, सिंपल तो है, Yo-yo, राइट? Yeah, ma'am. yo-yo, ma'am. लिख लिया सबने? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo. अब देखो बताओ मुझे, क्या किसी को पता है, एनीवन नोज that there is a word called mitosis? Yo-yo, ma'am. There is a Yo-yo, ma'am. word called, there is a word called meiosis. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. There is a word called amitosis. Amitosis. ये सुना है? Yo-yo, Yo-yo, ma'am. Yeah. ये देखो, तो हमने यहाँ पे पूछा क्यों नहीं मुझसे? यहाँ पे ए माइटोटिक डिवीजन बोल रहा है वो बड़े वाले में, और छोटे वाले में वो बोल रहा है माइटोसिस हो रहा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस पे ध्यान देना है, ठीक है जी। मैक्रो Yo-yo, जाएगा ma'am. एमाइटोसिस में और माइक्रो जाएगा माइटोसिस में। अब होमवर्क है, किसका होमवर्क है? होमवर्क देंगे हम गुंजन को। गुंजन, पीछे वाला होमवर्क नहीं दिया ना मैंने तुझे भी? No. ठीक है, तो आप इस पर नोट लिख कर लाओगे। कैसे लिखोगे? यहाँ माइटोसिस, यहाँ पे मियोसिस और यहाँ पे एमाइटोसिस, ऐसे कंपेरेटिव
ठीक है, आप क्लास में बताओगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डन? Yeah, ma'am. ठीक है जी, याद रखना गुंजन का होमवर्क है। ये बच्ची भूल गई ना, इसे पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, Yeah, ma'am. अरे बाकियों को बोल रही हूँ मैं। यो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. हाँ, कोई अगर मैं भूल जाऊँ मुझे याद दिला देना। अब आओ मल्टीपल फ्यूजन कर ले। यो Yo-yo, मैम। ma'am. एक सेल की डिवीजन से Yo-yo, दो, ma'am. एक सेल की डिवीजन से दो सेल बने तो फिजन, एक सेल के डिवीजन से बहुत सारे सेल बन गए तो मल्टीपल फिजन। वैसे तो इंग्लिश से भी पता चल रहा था, बस इसमें तुम्हें थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। ठीक है, मुझे बोलते बोलते हंसी आ गई। तो मल्टीपल फिजन की डेफिनेशन ये है, एग्जांपल फिर प्लाज्मोडियम अमीबा। ये ले यार, पागल ही हो गया ये तो। ये ले प्लाज्मोडियम अमीबा। ठीक है, आओ मल्टीपल फिजन करते हैं, बड़ा मजा आएगा इसे करने में। देखो अमीबा से पढ़ेंगे इसे। अब देखो अमीबा, अब ऐसे इमेजिन करो कि तुम पार्क में गए हो बाहर, मस्त मौसम है आज, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन मनुष्य कोई नहीं है आसपास, पेड़ के नीचे बैठे हो। सडनली तुम्हारे ऊपर ऐसे जादुई शक्ति आई और तुम्हारी आईज माइक्रोस्कोप में चेंज हो गई। तो अब तुम चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रही हो। ठीक है, तो खुद को मत देखना, अपने ऊपर कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे, विच इज नॉट गुड। तो तुम अब क्या करोगे, तुम मिट्टी की तरफ देख रहे थे, ठीक, क्योंकि तुम फ्री थे, तुमने सोचा ऑनलाइन क्लास है यहीं से लगा लूंगा क्या दिक्कत है जाने की, है ना। तुम वेले बैठे थे, तुमने मिट्टी की तरफ देखा, तुम्हें दिखा अमीबा। मजा आ गया देख के। तुमने अमीबा देखा, अमीबा की कोई शेप होती है, कैसा भी होता है वो तो। इरेगुलर शेप। हाँ, तो वो ना, हाँ हाँ, तो वहां पे थोड़ा पानी सा मिट्टी के ऊपर, वहां पे तुमने अमीबा देखा ऐसे इरेगुलर से शेप, तुमको मजा आ रहा है देख के। इसकी इरेगुलर से शेप में ये जो फॉल्स फीट बंधे हैं, इन्हें क्या बुलाते हैं? सीडोपोडिया। Pseudopodia. हाँ, पोडिया मतलब पैर, फीट कह देते हैं हम इसको बेसिकली, और सूडो फॉल्स मतलब, फीट। हाँ, False. और सूडो मतलब फॉल्स। झूठ, फॉल्स, धोखा, झूठ, है ना, झूठे कहीं के। तो सूडोपोडिया तुमने देखे, फिर तुम देख रहे थे इसको, सडनली तुमने देखा कि इसने अपने सारे फॉल्स फीट अंदर ले लिए और ये सर्कुलर शेप में आ गया, तो तुमको इंटरेस्ट आ गया, अरे इसे क्या हुआ, ये सडनली सर्कल सा क्यों दिख रहा है। तो ये क्या करता है, सूडो अमीबा, जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये अपने फॉल्स फीट को अंदर कर लेता है, अभी सर्कुलर सा दिखता है तुम्हें, तो हम इसे कहेंगे कि इसने अपने विड्रॉ कर लिए सूडोपोडिया। अब तुम इसको ऐसे देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ हो क्या रहा है, न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसको डिवाइड होना है, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन करनी है। तो मल्टीपल फ्यूजन तो बड़ा एनर्जेटिक प्रोसेस है, मेहनत लगेगी। तो कह रहा है मैं मेहनत तब करूंगा जब मेरे को प्रोटेक्शन मिले, मैं इतनी मेहनत कर लूं, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, मैं मर जाऊंगा, फायदा क्या। तो ये क्या करता है, अगर तुमको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो तुम क्या करते हो? आग जलाते हैं, हीटर ऑन करते हैं। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है, अब बता। कपड़े पहनेंगे ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा कपड़े पहनेंगे, कंबल वंबल ले लेंगे उसमें, है ना, फिर बहुत सारे कंबल ले लेंगे, फिर एकदम मस्त गर्म माहौल बन जाएगा, फिर हम सो जाएंगे। ऐसे होता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। एक लेयर है इसके पास, इसने क्या करना है, अपने ऊपर प्रोटीन की लेयर लगा लेनी है, देख रहे हो तुम, प्रोटीनिशियस लेयर लगेंगी इनके ऊपर। यो मैम। देख के बताना कितनी लेयर है इन टोटल अब। 2 3, 2 लेयर्स हैं, 2 एक्स्ट्रा लेयर्स हैं। 2. टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 2। बेटा आगे निकाल के साइड में रख लो, काम नहीं कर रही है। अबे 1, ये 2, ये 3, टोटल नंबर ऑफ लेयर तो 3 दिख रही है मुझे, या मेरी खराब है आंखें तुम्हारी? मैम वो जो थर्ड लेयर है वो तो अमीबा की खुद की बॉडी है ना, जिसने जिसने उसको हाँ सर्कुलर हाँ शेप। हाँ, तो वो उसकी बॉडी की खुद की प्लाज्मा लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन होते हैं। यो मैम। 3 लेयर तो है ना, टोटल पूछी थी, क्वेश्चन क्यों नहीं सुनता तू? 3 लेयर है, ठीक है। ये जिसको 4 दिखी है ना, वो क्लास के बाद पानी ऐसे आंखें निकाल के पानी में धो के वापस डालना, तुम्हें जरूरत है। तो इसने ये किया, अपने आस पर लेयर लगा ली, ये लेयर इसको ना हार्ड सा प्रोटेक्शन दे जाती है, ठीक है। और ये लेयर्स कैसी होती है, प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर से कवर हो जाता है, लेयर्स कवर इट। जब अब मैं तुम्हें पीपीटी भेजूंगी तब नोट्स बनाने से अच्छा साथ साथ बना लो, मैं भी तो लिख रही हूँ, टाइम तो लगी रहा है। तो प्रोटीनिशियस लेयर से खुद को कवर कर लेता है, और ये ना थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसलिए अभी कैसी होती है,
एनसिस्ट हो जाती है, सिस्ट की तरह बन जाती है। सिस्ट होती है प्रोटेक्टिव लेयर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। समझ आया? यो मैम यो बेटे मैम मस्त बैठे थे, हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे बैठे थे, सडनली माइक्रोस्कोपिक आंखें होगी, हमने देखा कि अमीबा पड़ा है। मजे से देख रहे तो सडनली वो गोल हो गया, वो गोल हो गया, हमारा दिमाग घूम गया जिससे क्या हुआ। जब वो गोल हुआ फिर हमने देखा इसने चदरें लपेट ली, तो हमने कहा इसे कुछ हो गया है, आई थिंक ही इज नॉट वेल। सो फिर हमने देखा कि उसने प्रोटीन ले ली। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर होगी बहुत सारी माइटोसिस, उसके न्यूक्लियस में हुई बहुत सारी माइटोसिस, विच इज नॉन एज मल्टीपल फ्यूजन हियर। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, कि बहुत सारी माइटोसिस होकर सेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर हर न्यूक्लियस के आसपास अपनी अपनी साइटोप्लाज्मिक लेयर, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी और एक साइटोप्लाज्म की लेयर बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये होगी मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो इस लेयर के अंदर जो न्यूक्लियस था उसने डिवाइड करा और छोटे 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 अमीबा बना दिए। अब ये छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोर होते हैं वो स्ट्रक्चर जो बाहर जाके पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। तो अमीबा के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन गए ना, लेकिन ये सच में स्पोर नहीं है, स्पोर जैसे हैं, तो इनको मैं बुलाऊंगी सूडो स्पोर्स। तो मल्टीपल फ्यूजन से सूडो स्पोर्स बने। बताओ इतना समझ आया? यो तुमने देखा अमीबा ने बहुत सारा मल्टीपल फ्यूजन करके सूडो स्पोर बना दिया। अब तुम देखना चाहते हो अब क्या होगा। अब ये क्या करेगा, जब सूटेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन, जब सारा इन्वायरमेंट फेवर में है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको पता है कि अगर अब मैंने ये स्पोर्स रिलीज करे तो सब रिप्रोड्यूस कर मतलब सब जर्मिनेट कर जाएंगे, बहुत सारे अमीबा बनेंगे। तो ये क्या करता है, ये फट जाता है, इसकी ये लेयर्स फट जाएंगी और यहाँ से निकलेगा बाहर सारे के सारे छोटे छोटे बेबी अमीबास। तो बेबी अमीबास को हम किस नाम से जाते हैं? अमीबे। हाँ, एक है अमीबा और बहुत सारे अमीबास को हम बोलेंगे अमीबे। तो हम बोलेंगे स्मॉल अमीबे रिलीज्ड आउट। और ये छोटे छोटे स्पोर्स जैसे थे ना, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एंड प्रोसेस कॉल्ड स्पोरुलेशन। यस। ये तू मुझे पूछ रहा है या बता रहा है? मैम बता रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे बोलना स्पोरुलेशन, तुमसे बता स्पोरुलेशन, शक की निगाहों से पूछ रहे हो तुम। स्पोरुलेशन, राइट? कॉन्फिडेंटली बोलना जब पता है तो इसे हम कहते हैं स्पोरुलेशन। समझ में आया? यो मैम अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब यही होगा, ईच अमीबे फॉर्म न्यू अमीबा। न्यू अमीबा में वो चेंज हो जाएगा, मैच्योर होके मस्त जिंदगी जिएगा अपनी एकदम। ठीक है, इसके बाद तुम वो टेबल से उठोगे, घर जाओगे और सो जाओगे, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन आता है सीक्वेंस पे, वो तुमसे पूछ लेंगे इन अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, कौन सी सीक्वेंस सही है। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्या पहले मल्टीपल फ्यूजन होगी फिर इंसिसमेंट होगी? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई ऑर्डर मत गलत करना, बस ऑर्डर पे क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर। समझ आई? दूसरा क्वेश्चन बनता है इंसिसमेंट में जो लेयर लगी है वो किससे बनी है? वो प्रोटीन से बनी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। क्लियर? ठीक है मैम। कोई जिसको डाउट, कोई जिसको कोई डाउट? नो मैम तब तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं बढ़ा दिया मैंने? नो मैम क्लियर। ठीक है जी, आगे चलूं? यो मैम। वो मैंने तुमको पढ़ाया, वो यहाँ लिखा है, इसको रीड तुम करोगे। ठीक है जी, कहानी नहीं पढ़ा रही मैं, अब इसको रीड खुद करना और ना समझ आए तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चले। अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ, इस पे आओ। कहाँ गया ये? ओहो, बडिंग। अच्छा, ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन भी। तो ये 3 टॉपिक खत्म, ये वाले। यो मैम। भाई टिक कर दे यो इसको। मैम टिक लेकिन पेंसिल से करना, ताकि तुम जितनी बार भी रिवाइज करो तुमको पता चल जाए तुमने कितनी बार पढ़ा है। छोटा सा टिक लगा लो। अब आओ बडिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन करा दो एक बडिंग से पहले। यो मैम। यो मैम मैम You have 30 minutes. No, you have 45 minutes. अरे you have 45 seconds. सेकंड्स। और आंसर आपको बोलने तो दे। आंसर भाई, आंसर नंबर सी आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मैं सुनूंगी नहीं। मैसेज करो, मैंने सुनना ही नहीं है।
45 सेकंड, जल्दी जल्दी। जो तुमको लगता है वो मैसेज करो। इसको कुछ नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैंने आंसर करने को बोला, मैंने ये नहीं बोला सही होना चाहिए हमेशा, और इसका मतलब नहीं जानबूझ के गलत आंसर कर दूं। ठीक है, सी फॉर कैट, सबका सी फॉर कैट, अब तो सुन लिया सबने। देखो इसे आता भी होगा, नो डाउट। अच्छा, आवाज आ रही है? यो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इंडिविजुअल ऑफ ए क्लोन, इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन, जो क्लोन्स है उसके जो इंडिविजुअल्स है, मतलब इन्हीं को बात कर रहे हैं, ये क्लोन्स है। स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन सी सही होगी, ठीक है जी। ये कह रहे हैं अ जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि 1 2 दोनों आपस में सिमिलर है जेनेटिकली, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, तो देखने में अलग है लेकिन वो तो देखने में भी सेम है, ये स्टेटमेंट होगी गलत। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देखने में सेम है बट जेनेटिकली डिफरेंट है, भाई वो जेनेटिकली भी सिमिलर थे, ऊपर ही पता चल गया था मुझे, ये भी गलत है। सी इज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, दोनों तरीके से सिमिलर है, तो ये स्टेटमेंट है मेरी सही। इसको नहीं समझ में आया, नहीं याद आ रहा बाई चांस, तो क्या करेगा, थ्योरी में देख लेगा और उसको यहाँ लाइन मिल जाएगी बहुत आराम से। यही लाइन हमने पढ़ी थी कि क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल्स, मैंने कहा था ना नीट में पूछा जाता है, तो यही वो क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये आ गया। लास्ट पे लाइन पढ़ते हैं, आर जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली डिफरेंट, वो कह रहे हैं जेनेटिकली डिफरेंट है, तो यहीं पे गलत होगी थी स्टेटमेंट। फिनोटिपिकली डिफरेंट, फिनोटिपिकली मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। हाँ, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात हो रही है पर नंबर्स में बोल देंगे, ये बात वही है, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर वुड बी सी। क्लियर ना सबको? यो-यो Yo-yo, मैम। आंसर मैं यहाँ से रैप कर रही हूँ ताकि आप बाद में इसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। नाउ डू दिस वन, अब मैं तुमको दूंगी 30 सेकंड और चैट में आंसर करना है, खबरदार किसी ने कुछ कहा, जल्दी करो जल्दी करो। परीक्षित, ओके, 7वें साहिल, परीक्षित जीत गया भाई, सबसे पहले आंसर परीक्षित का है। हर्ष, शीतल, गुंजन, वरुण, शगुन, पलिक, ओके 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 ओके, तो एक साथ आ गए, अटैक ही कर देते हैं सारे हैं। हाँ, अपूर्वा, ओके चलो, अब ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, रुक जाओ भाई रुक जाओ, समझ गई मैं, आ गया तुम्हें, सुनो। असेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है, इनहेरिटिंग ऑल द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट, ये जो असेक्सुअली ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ है इसने सारे कैरेक्टर्स पेरेंट के ले लिए, जैसा पेरेंट दिख रहा है वैसा दिख रहा है, जैसे पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है सिमिलर इसके पास है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, इन ऑर्गेनिजम्स को, ये जो बने हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं क्लोन्स, ठीक है। तो इन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में बोला था, आंसर वुड बी ब्रेक। क्वेश्चन इज ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं बोला? ऑफस्प्रिंग तो तुम भी हो अपने पेरेंट्स के, तो मैं भी अपने पेरेंट की ऑफस्प्रिंग हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट दिखती हूँ क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा फर्क है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस में पढ़ेंगे वो। तो ऑफस्प्रिंग बर्ड कभी भी क्लोन्स नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स के क्लोन्स नहीं है, हम डिफरेंट दिखते हैं, मेरा भाई मुझसे डिफरेंट दिखता है, ठीक है, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो ऑफस्प्रिंग डिफरेंट दिखते हैं आपस में भी और अपने पेरेंट्स से भी, तो ऑफस्प्रिंग इज नॉट द राइट वर्ड, क्लोन्स है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, इसलिए ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। वैरायटी का मतलब होता है एक ही चीज है जिसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे बासमती चावल, बासमती अलग अलग तरीके के दिखते हैं, या कोई भी चावल उठा लो, कोई येलो होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई पतला होता है तो सारे राइस ना, है तो सारे के सारे राइस लेकिन डिफरेंट दिखते हैं, तो उसको ये वर्ड यूज करते हैं वैरायटी, वो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। और आगे हाइब्रिड, हाइब्रिड होता है दो चीजों की फ्यूजन करके कोई नई चीज बनाना, दैट इज अ हाइब्रिड, तो ये हाइब्रिड भी नहीं है, ठीक है। जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं वो दो चीजों की फ्यूजन से नहीं बने हैं, वो एक पेरेंट के डिवाइड होने से बने हैं, सो आंसर वुड बी क्लोन, आंसर वुड बी बी। क्लियर हुआ? Yo-yo, Yo-yo, ma'am. तो जिसको कंफ्यूजन थी वैरायटी में उसको समझ आ गया ना? यो मैम। आइए फिर, कितना समय बचा है अभी? 5 मिनट और पढ़ेंगे तो तुमको वो कराऊंगी बडिंग, फिर तुम भाग जाना। भाग के कहाँ जाओगे घर से? भाग मत जाना भाई घर से, बोलो मैडम ने बोला था भागने के लिए। आओ भी बडिंग। अरे तुमको एनिमल किंगडम याद है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं। यो मैम। सबसे पहले ग्रुप कौन सा था एनिमल किंगडम में? पॉरीफेरा। Porifera. दूसरा? नाइडेरिया। सही बोल रही है? तो नाइजीरिया Coelenterata. किसको बुलाते हैं?
मैम उसका ही दूसरा नाम है। हाँ सही बोल रहे हैं, वो बेचारे बच्चे को डरा दिया है। अब देखो पॉरीफेरा में एक एग्जांपल आता है स्पॉन्जिस, यस है ना, मैम। और इसमें हम पढ़ते हैं सिलेंट्रेटम हाइड्रा। ये मैंने पता यो क्यों मैम। बनाया कि ऐसे चार्ट बना लिया करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम कैसे याद हो जाएगा अपने आप। तो इसको बना लो। अब हम बर्डिंग इसमें पढ़ेंगे, तो हम हाइड्रा को उठा के पढ़ते हैं। देखो हाइड्रा की मेन बॉडी ऐसी होती है, टेंटिकल्स होते हैं लगे हुए, बस उसके बाद माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये नीचे बॉडी होती है। इसको हम बोलेंगे पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें। पेरेंट के पास एक गोलू सा बन जाएगा उसकी बॉडी की एक तरफ, ठीक है। देखो ये बनाते हैं हम। तो यहाँ पे गोलू सा स्ट्रक्चर बन गया, इसको इसने बुलाया बड, ठीक है। हो सकता है हाइड्रा देख रहा हो कि यार ये क्या हो गया, मैं तो ठीक था कल तक। लेकिन यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होगी। बर्ड क्या है यहाँ पर, इन केस ऑफ एनिमल्स बर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो डिवाइड होते रहेंगे। ओके, बर्ड बना, थोड़ी टाइम के बाद ये बर्ड और ग्रो करेगा। अब इस बर्ड को आप थोड़ी शेप देता हुआ देखोगे, पहले से थोड़ी शेप में, लेकिन प्लांट बॉडी ये एनिमल की बॉडी से अटैच है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी से अभी भी अटैच है। जब भी थोड़ा मैच्योर हो जाएगा बर्ड, फिर ये कहेगा अब मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने, ठीक है। फिर तुम भी अपने घरों से निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, जॉब करोगे, राइट। तुम भी ऐसे ही हो, उससे पहले तो पेरेंट्स के साथ ही हो ना, बिल्कुल। फिर तुम पेरेंट्स के पास आते हो लेकिन बिल्कुल अटैच नहीं हो ना, जैसे छोटा बेबी होता है वो मम्मी से बिल्कुल अटैच होता है मिल्क के लिए, फिर धीरे धीरे वो खुद से अकेला भी रह सकता है, राइट। तो सेम चीज है, तो बर्ड जो होता है वो बॉडी से अटैच रहता है, फिर वो डिटैच हो जाएगा और फाइनली वो पूरे हाइड्रा में चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बना देगा पूरा का पूरा हाइड्रा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। क्या समझ में आया? यो मैम। Yo-yo ma'am. अब देखो, अब इसको पढ़, A bud appear and grow in the parent body. इन नहीं है, ऑन है। तो बड बनता है और पेरेंट बॉडी पे ग्रो करता है। आफ्टर मैच्योरेशन, थोड़ा मैच्योर हो गया, इट इज डिटैच, टूट के निकल गया। डिटैच मतलब टूटा, अलग हुआ। जो इंग्लिश मुझे नहीं समझ आती भाई मैं तो लिख लेती हूँ हिंदी में, तुम्हारा मुझे पता नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी की इंग्लिश थोड़ी अलग होती है। फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, अलग हुआ और न्यू इंडिविजुअल उसने बना दिया। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, इसका एग्जांपल है स्पॉन्ज, और इसका एग्जांपल है यीस्ट। मुझे बताओ 11th की एनसीईआरटी लेके बैठे हो, Yo-yo ma'am. यो कौन से Yo-yo पेज नंबर ma'am. पे, कौन से पेज नंबर पे स्पॉन्ज है, जल्दी बताओ फिर। खबरदार किसी ने झूठ बोला है मुझसे तो। कौन से पेज नंबर पे बोला था मैंने 11th लेकर आना एनसीईआरटी। बेटा एनिमल किंगडम में है, कल बताएगी। लेकर आया तुम एनसीईआरटी? हाँ, अच्छा। Ma'am 49. 49 पेज नंबर पे। तो बेटा मैं स्पॉन्ज के नीचे लिख ले, बडिंग होती है। हाइड्रा में याद रहती है, स्पॉन्ज में भूल जाती है, तो हाइड्रा स्पॉन्ज दोनों के नीचे बडिंग लिख ले, और या बडिंग के एग्जाम्पल में भी लिख ले। पहला एग्जाम्पल हाइड्रा, दूसरा स्पॉन्जी, और तीसरा एग्जाम्पल Yes. Yeast. यीस्ट। शाबाश। और बडिंग यहाँ से खत्म। अब आइए जरा और मुझे बताइए कि यीस्ट क्या होता है। व्हाट्स यीस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यीस्ट नहीं पता? एक ठीक टाइप है, का फंगाई होता है। एक टाइप का फंगाई होता है। ये तो फिर मुझसे क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर दे रहा है। मैम है? आंसर दे रहा हूँ मैं जनरली। तो जर्नली आंसर ऐसे देता है, एक टाइप का फंजाई, ऐसे बोलूं मैं? देखो हाइड्रा में एक टाइप की बडिंग होती है, नो मैम ये एक टाइप का फंजाई होता है। एक टाइप का फंजाई होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में और कुछ पता है? नहीं पता। ये एस्कोमाइसीड्स में आता है। एस्कोमाइसीड्स में आता है, यानी इसने सिर्फ फंगस का ग्रुप पढ़ा है, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा। मैंने बोला था चैप्टर के साथ फंगस कवर होगा। ठीक है जी, कहाँ है हमारी तान्या ठाकुर, आइए। अच्छा सुशील, आवाज आ रही है? अरे क्वेश्चन नहीं पूछ रही। श्रुति नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही। सारिका, Yes ma'am. सारिका होमवर्क है कि ये इस पे नोट लिख के आएगी, ठीक है। Yo-yo ma'am. लिख के क्या आएगी, यीस्ट होता क्या है, फंगाई को कौन से ग्रुप में आता है, तो हमें कल कंफर्म हो जाएगा। कैसा सेल होता है ये, प्रोक्रियोटिक होता है यूक्रियोटिक होता है?
यीस्ट का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है यीस्ट, और ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, इसका एग्जाम्पल तुझे मिल जाएगा। मैं हेल्प के लिए बता देती हूँ, चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तेरी एनसीईआरटी में, ठीक है, 12th ही ह्यूमन Yeah, वेलफेयर ma'am. है, एनसीईआरटी है। ओके, मैं तुम्हें फिर डाउनलोड करके गूगल से भेज देती हूँ, हो जाएगी। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सेकंड पेज पे आपको ये मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है, कि उसका यूज क्या है, उसके फंक्शन तुझे यहाँ से मिलेंगे। तो ये कल कराएगी, Yeah, ma'am. ठीक है दी, तो कल इसे करेंगे। तो आओ भाई सम अप करते हैं। बताओ भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला टाइप Fission. फिजन, फिजन के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? मल्टीपल एंड बाइनरी। पैरामीशियम के बाद 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो कौन से में ए माइटोसिस होती है? मैक्रो में। मैक्रो सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में, बडिंग। बडिंग के 3 एग्जांपल। हाइड्रा स्पॉन्जिस। थर्ड कौन सा है? जेम्युलेशन। फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर के बारे में एक कूल बात बताओ। इमोर्टल होते हैं। मोटाइल 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 होते हैं। मोटाइल होते हैं, इमोर्टल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट इज कोनिडिया, फंगस में बढ़ता है वैसे, ठीक है। यस मैम। सो दिस इज हाउ वी डू टुडे, ओके। एनी डाउट्स? नो मैम। तो फिर मैं आपको ये भेजती हूँ, कल रिवाइज करके आना, फिर आगे पढ़ेंगे, ओके। यो नो प्रॉब्लम, बाय बाय। Good evening, ma'am. बाय मैम। Good night, ma'am. बाय मैम। गुड गुड बाय मैम। Good night, ma'am.